इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिनिधि दायित्व से आप क्या समझते हैं? सामान्य रूप से कानून की यह अवधारणा है कि अपराध जिस व्यक्ति ने किया हो उसी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं जिसे प्रतिनिधि दायित्व कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति केवल अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही बाध्य होता है, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में इस सामान्य नियम का अपवाद माना जा सकता है। यानी ऐसी दशाएं जहां पर आप दूसरे के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण उसका हर्जाना, उसकी पनिशमेंट आपको भुगतनी पड़ सकती है। सबसे पहला पॉइंट आता है अनुसमर्थन द्वारा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और कार्य करने के बाद उस पर आप अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं कि हाँ भाई चलो ये तो मेरा ही आदेश का पालन कर रहा था, तो ऐसी दशा में आपको उस जो क्षति हुई है उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2 पर आते हैं विशेष संबंध। सेवक और स्वामी का संबंध, प्रधान या स्वामी और अभिकर्ता या एजेंट का संबंध, और फर्म और भागीदार का संबंध। यानी कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी हमें बाधी ठहराया जा सकता है। जैसे आपके नौकर ने आपके निर्देशानुसार कोई कार्य किया और वहां पे किसी को क्षति हो जाती है, तो ऐसे में उसका हर्जाना आपको भुगतना होगा। अगर आपका कोई दलाल, एजेंट या प्रतिनिधि कोई समझौता करके आता है, कोई कार्य करके आता है और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप कहीं फर्म में साझेदार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपके साझेदार द्वारा की गई गलती का हर्जाना आपको भी उसमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। नंबर 3 आते हैं उत्प्रेषण। आईपीसी की धारा 107, 108 में अगर हम किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसाते हैं, मोटिवेट करते हैं, या आम भाषा में कहूं तो हम उसे अगर चौक करते हैं और वो हमारे कहने से कोई कार्य कर देता है और उससे किसी को क्षति हो जाती है, तो ऐसी दशा में हम भी उस कार्य में भागीदार माने जाएंगे। तो आइए जरा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले है अनुसमर्थन द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई अकृत्यपूर्ण कार्य करता है जिसके लिए पहले से उसे अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि मान लीजिए आपका कोई बेटा, आपके भाई या आपके किसी सगे संबंधी ने या आपके परिचित ने कोई कार्य किया, आपने वो कार्य करने के लिए उससे नहीं कहा था, परंतु जब कार्य हो जाता है और वो वहां पर पकड़ा जाता है, उलझ जाता है, तो आप उसकी मदद करने के उद्देश्य से पहुंच जाते हैं और कह देते हैं कि भाई ये कार्य तो मैंने ही कहा था। तो ऐसी स्थिति में आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परंतु बाद में यदि वह व्यक्ति उस कार्य के लिए अपना समर्थन दे देता है और हाँ यह कार्य मेरे निर्देश पर किया गया था, तो उसे उत्तरदायित्व माना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में विशेष संबंधों के कारण। प्रतिनिधि दायित्व निम्नलिखित संबंधों के कारण उत्पन्न होता है: सेवक और स्वामी, प्रधान और एजेंट, फर्म और साझेदार। अब यहां पर इन पॉइंट्स को जरा समझ लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। स्वामी और सेवक, अगर मान लीजिए आप अपने कार्यों के लिए अपने यहां कुछ कर्मचारी, नौकर या सेवकों को नियुक्त करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि आपके आदेश के अनुसार ही कार्य कर रहे होते हैं। और अगर ऐसी दशा में उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में नोट्स में क्या लिखा है। स्वामी वह व्यक्ति जो अपनी सेवा या कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करता है। नंबर 2, पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान करता है, कार्य करने का आदेश देता है। सेवक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपने स्वामी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जो कार्य अवधि में निर्णय लेने के स्वतंत्र नहीं माना जाता। जब कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी को कार्य करने का आदेश देता है और उस कार्य के लिए स्वामी को उत्तरदायित्व माना जाता है, तथा वादी प्रधान या सेवक या दोनों पर संयुक्त रूप से वाद उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रधान और एजेंट।
एजेंट को अभिकर्ता या दलाल भी कहा जा सकता है। वह व्यक्ति जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसे एजेंट या प्रतिनिधि या अभिकर्ता कहते हैं। एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी प्रधान ही जिम्मेदार होता है। अब इसका एक केस समझ लीजिए जो इसका अपवाद भी कहा जा सकता है। स्टेट बैंक वॉज श्यामा देवी। श्यामा देवी ने अपने पड़ोस में एक बैंक कर्मचारी को पैसे जमा करने के लिए, बैंक में पैसे जमा करने के लिए कुछ रुपया दे दिया। उस कर्मचारी ने उन पैसों को अपना खा लिया, खर्च कर लिए और श्यामा देवी के खाते में जमा नहीं कराए। अब कई दिन जब बीत जाने के बाद श्यामा देवी बैंक में जाती है और कहती है कि भैया ये पैसे तो आपके सेवक यानी आपके कर्मचारी को मैंने दिए थे और इसने मेरे खाते में जमा नहीं किए, अब इसका हर्जाना तो बैंक को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि ऐसे में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि श्यामा देवी ने बैंक कर्मचारी को रुपया व्यक्तिगत जान पहचान के कारण दिया था, दूसरा उसे अपने घर पर दिया था, बैंक के भीतर उसको रुपया प्रदान नहीं किया था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं सेवक के कार्यों के लिए स्वामी जिम्मेदार तो है, परंतु वह कार्य स्वामी के दिशा निर्देश पर, कार्य अवधि के भीतर तथा कार्यस्थल पर होना अनिवार्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्म और भागीदार। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार किसी एक साझी द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत तथा फर्म के अन्य साझी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। यानी एक के लिए सब और सब के लिए एक, यानी किसी एक साझी ने गलती करी है तो उसका हर्जाना सभी को भुगतना पड़ सकता है। हेलमैन वार्स हॉस्टन एंड कंपनी, तो यहां पर आप एक केस भी डाल सकते हैं, वरना हमने केस एक ऊपर भी डाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और श्यामा देवी। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र ठेकेदार। कई बार हम अपना मकान बनाने के लिए, गाड़ी ठीक कराने के लिए या किसी चीज का निर्माण कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट कर लेते हैं। वह अपने कार्यस्थल पर उस कार्य को संपन्न करते हैं। कार्य पूरा होने जाने के बाद हम उस माल को या वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं और उसे भुगतान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे स्वतंत्र ठेकेदार माना जाता है। पहले इस बात को दिमाग में समझिए। मान लीजिए आपने एक फर्नीचर बनने का ठेका किसी कंपनी में दिया, मैंने अपने विज्ञापन बनने के लिए बैनर बनाने का काम किसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया, तो ऐसी दशा में वह मेरे दिशा निर्देशानुसार कार्य तो कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसके और मेरे बीच में सिर्फ कार्य को करने का अनुबंध हुआ है, यानी वह पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। तो आइए देखते हैं इस बारे में नोट्स क्या कहते हैं। स्वतंत्र ठेकेदार वह व्यक्ति है जिसे एक व्यक्ति निश्चित कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। स्वतंत्र ठेकेदार उस व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता, उसका अपना स्वतंत्र ढंग होता है, वह केवल संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों पर स्वामी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। जब ठेकेदार कार्य के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने बैनर बनाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर दिया, अब उन्होंने उसके लिए कुछ मशीनें लगा रखी हैं, मशीनों में कुछ प्रदूषण हो रहा है, कुछ डिफॉल्ट हो जाता है या आसपास के किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है, तो क्या उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ बैनर बनाने का ऑर्डर दिया था ना। अब वो बैनर कैसे बनाता है, किस प्रकार की मशीन इस्तेमाल कर रहा है या किस स्थान पर वो मशीनें रखी हैं, इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण भी दिया है, जैसे कार मरम्मत के लिए देने के बाद यदि मिस्त्री दुर्घटना कर देता है तो स्वामी को उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए आपने अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए मिस्त्री के पास दे रखी है और मिस्त्री उसका ट्रायल लेने जाता है और रास्ते में किसी की दुर्घटना कर देता है, तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि कार आपकी है तो हर्जाना आप भुगतेंगे, क्योंकि भाई आपने तो कार रिपेयर कराने के लिए दे रखी है ना। तो इस समय तो वह स्वतंत्र है कि वह उसको किस प्रकार से ठीक करता है। इसका एक केस भी हमारे पास है। वीजे आचार्य वॉस रतिराम फूलचंद, यहां पर सेम घटना हुई है। तो जो आचार्य जी थे, इन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर सेंटर पे, जैसे मैंने नीचे चित्र बनाकर दिया है, वहां पर देते हैं और मिस्त्री जी क्या करते हैं, उसके साथ क्या कर देते हैं, कुछ दुर्घटना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जो आचार्य जी हैं उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। तो अब आपके पास अंतर आ सकता है कि एक सेवक और एक स्वतंत्र ठेकेदार में क्या क्या अंतर हो सकता है, उनकी कार्यविधि किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको हेडिंग तो प्रोवाइड किए हैं पर डिटेल नहीं भरी, क्योंकि डिटेल को हम साथ साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले नियंत्रण, सेवक के कार्यों पर स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि ठेकेदार के कार्यों पर स्वामी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। कार्य अवधि, सेवक के आने जाने का समय स्वामी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि ठेकेदार किस समय कार्य करेगा यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। सेवक मालिक के आदेश की प्रतीक्षा करता है तथा उसी के अनुसार कार्य करता है, जबकि स्वतंत्र ठेकेदार अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार कार्य अवधि को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसमें अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। अधिकार, सेवक के कार्यों पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता है, जबकि ठेकेदार के कार्यों पर स्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं होता। निर्भरता, सेवक कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्वामी पर आश्रित होता है, क्योंकि उसकी आय का एक ही साधन है जो है स्वामी, जो उसको वेतन प्रदान करता है, जबकि ठेकेदार एक साथ कई कार्य पकड़ के रखता है और उसके जो उत्तरदायी हैं, जो उसकी निर्भरता है, उसकी धन संबंधी आवश्यकता वह कई जगह से पूरी कर सकता है। उत्तरदायी, सेवक के कार्यों के लिए स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए स्वामी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विवेकपूर्ण निर्णय, सेवक अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे यह आवश्यक नहीं है, परंतु ठेकेदार को अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्वामी को भी उस कार्य की पूर्ण जानकारी पहले से नहीं होती। अब इसके बाद इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अवैध कार्य। अब अवैध कार्य चाहे आप ठेकेदार से कराएं या सेवक से कराएं, दोनों दशा में आप ही को दोषी माना जाएगा। कठोर दायित्व का सिद्धांत, जिससे किसी व्यक्ति या समाज को हानि हो। अगर हम किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करा रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो ठेकेदार ने बनाई है, क्योंकि ठेकेदार भी तो वही वस्तु बना रहा है ना जिसका आपने उसको आदेश दिया है। इसके बाद राजमार्ग द्वारा हुई क्षति, निर्माण में क्षति। अगर मान लीजिए सड़क बन रही है, कोई कार्य चल रहा है, तो ऐसे में वो जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश को ही पालन कर रहा है। नंबर 4, विवश कर कराए गए कार्य। अगर हम किसी को डरा धमका कर मजबूर करके कोई कार्य करवाते हैं तो उसके लिए हमारी ही जिम्मेदारी बनी रहती है, फिर चाहे वो हमारा सेवक हो या ठेकेदार हो। नंबर 5, हानिकारक उत्पाद की स्थिति। अगर कोई आप ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, तो उसके लिए आपको ही दायित्व ठहराया जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य के प्रतिनिधित्व दायित्व से आप क्या समझते हैं? प्रतिनिधि दायित्व का संबंध में जहां एक व्यक्ति दूसरे के अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए क्षति के लिए दूसरा या अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होता है। अब ऐसा ही कुछ प्रश्न हमने अभी पढ़ा था, जहां पर हमने सेवक, ठेकेदार और इसके अलावा क्या कहते हैं जी अपना साझेदारों के बारे में बात की थी। अब यहां पर जो राज्य के कर्मचारी हैं, सरकार ने अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गलती करता है तो क्या उसके कार्यों के लिए सरकार को बाध्यकारी किया जा सकता है? आइए इस प्रश्न में समझते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को किस सीमा तक उत्तरदायी होता है। इंग्लैंड के कॉमन लॉ में यह सिद्धांत है कि राजा जो है वो तो न्याय का स्रोत है तथा राजा अपकृत्य कर ही नहीं सकता। इस कारण से अपने कर्मचारियों के गलत या अपकृत्य कार्यों के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परंतु इंग्लैंड की इस कॉमन लॉ विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1947 में क्राउन प्रोविंस एक्ट 1947 को पारित किया गया। इसके पश्चात सम्राट द्वारा अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और वह व्यक्तिगत रूप से उसका जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि 1947 से पहले इंग्लैंड में मान्यता थी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए शासक या राजा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राजा तो न्याय का स्वरूप है।
जबकि 1947 के बाद यह नियम बनाया गया कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई गलती की है तो उसकी क्षतिपूर्ति शासक यानी राजा द्वारा ही की जानी चाहिए। अब भारत में देखते हैं इस संबंधी क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में यह प्रावधान है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है तथा वे भी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु किन परिस्थितियों में ऐसा किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान में यह तो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों, गलत कार्यों के लिए उन पर वाद ला सकता है और सरकार भी किसी व्यक्ति पर वाद उत्पन्न कर सकती है, परंतु यह किन किन दशाओं में किया जा सकता है ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन यहां पर भी नहीं किया गया है। आइए इसके केस देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्स हरि भांजी। राज्य अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा केस है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वर्स महालक्ष्मी। यह महालक्ष्मी नाम की एक गुड़िया स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी मैडम ने कहा कि जाओ साइकिल पे जाकर एक पानी का कैन उठा लाओ। लड़की जाती है और जैसे ही वो पानी का कैन अपनी साइकिल पर रख रही होती है तो ऐसे में वह स्प्रिंग, साइकिल की कैरल का जो स्प्रिंग होता है वो छूट जाता है और महालक्ष्मी की आंख पर लग जाता है, जिससे वह बहुत अधिक घायल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई जो स्कूल कर्मचारी है उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि पानी की व्यवस्था करना तो स्कूल प्रशासन की ही जिम्मेदारी मानी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, विद्वेषपूर्ण अभियोजन। अब विद्वेष यानी कि आम भाषा में कहूं तो इसे कह सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से जलन, चिड़न। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से या उसे उसका समय, उसका धन, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उस पर बेवजह का कोई वाद उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं तो इसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन कहा जाता है। आइए अब देखते हैं इस संबंध में हमारे नोट्स क्या कहते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन से तात्पर्य एक ऐसी दंडनीय कार्यवाही से है जो असफल हो गई है और विद्वेषपूर्ण रीति से या बिना किसी युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के अस्थायी की गई हो या स्थापित की गई हो। इस प्रकार से अभियोजन जो पक्षकार वास्तविक क्षति कारित करता है तो यह एक अपकृत्य माना जाएगा और इसके लिए शत पक्षकार को कार्रवाई कर सकता है। आम भाषा में समझिए, जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, पहले उसको देख लेते हैं। तो यहां पर साधारण शब्दों में कहा गया, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से चिड़न के कारण या द्वेष के कारण किसी व्यक्ति पर वाद उत्पन्न कर देता है और वह व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि पहले वाले व्यक्ति जिसने उसको ऊपर बेवजह वाद उत्पन्न किया था वह उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। नीचे एक मैंने चित्र द्वारा, डायग्राम द्वारा इस चीज को समझाया है, आइए समझते हैं। ए, चलो बी पर चोरी का वाद चला देते हैं और वह पहुंच गया न्यायालय। बी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया, इसीलिए बी को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है और उसे मुक्त किया जाता है। अब बी के पास क्या अधिकार है वो देखते हैं। मैं तो बेवजह ही गिरफ्तार हुआ, मेरी मानहानि हुई है। जब तक मैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता रहा और जितने दिन मैं जेल में बंद रहा, मेरा तो व्यापार भी बंद रहा और मुझे कहीं ना कहीं आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। तो क्या अब बी ए पर वाद उत्पन्न कर सकता है? जी हां, बी क्षतिपूर्ति के लिए वाद उत्पन्न कर सकता है। आवश्यक तत्व, वाद बिना किसी औचित्य के कारण होना चाहिए, यानी कि जो ए ने केस किया था उसके पास उसका कोई ठोस रीजन नहीं होना चाहिए। वाद चिड़न या द्वेष के कारण होना चाहिए। तो जो वाद उत्पन्न किया था वह कहीं ना कहीं ए ने चिढ़कर, गुस्से में या बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वाद उसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए जो द्वेष रखता हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ए ने जो केस किया था वो किसी जेड के कहने पर किया था, क्योंकि मेरी लड़ाई तो जेड से थी और अब मैं जेड के ऊपर वाद उत्पन्न करूंगा या उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते।
प्रतिवादी को वास्तव में क्षति होनी चाहिए, प्रतिवादी न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, वह उसी क्षति की मांग कर सकता है जो उसको वास्तव में हुई है, वह काल्पनिक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और जो केस उस पर लगाया गया है, न्यायालय द्वारा उसे निरस्त या उसे निर्दोष साबित होना चाहिए, युक्तियुक्त और संभाव्य कारण का अभाव हो। यानी ए के पास ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं होना चाहिए जिससे कि वह आरोप लगा सके। नंबर 7, विद्वेष का तत्व होना अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में आपस में चिढ़न की भावना होनी चाहिए। नंबर 8, क्षति का वास्तविक होना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पे आपने आरोप लगाया और वह पुलिस चौकी पर या थाने में जाकर ही वापस आ जाता है और पुलिस उसको बंद करती ही नहीं है, उस पर केस चलता ही नहीं है, तो ऐसे में उसकी क्षति मानी नहीं जा सकती। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानहानि। मानहानि को आईपीसी में 499 और 500 में परिभाषित किया गया है। तो यह टॉर्ट के अंतर्गत भी एक अपकृत्य माना गया है। आइए देखते हैं। मानहानि का अर्थ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका एक चरित्र है और उसके मान सम्मान, व्यवसाय, आय और ख्याति को प्रभावित करता है। हमारी जो समाज में इज्जत है उससे कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान, व्यापार, आय और ख्याति प्रभावित होती है। जब कोई अन्य व्यक्ति लिखित, मौखिक या सांकेतिक कार्यों के माध्यम से किसी व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाता है तो उसे मानहानि कहा जाता है। अब मानहानि को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है अपवचन, यानी जो बोलकर किया जाए, और अपलेखन, जो बात लिखकर कही जाए। अब अपवचन क्या है जी? संकेत हो सकते हैं, इशारा कर दिया आपने कोई गंदा, सामने वाले को बुरा लग गया, उसे लगा तो मेरी तो बेइज्जती हो गई। मौखिक होता है शारीरिक मुद्रा, कुछ इस प्रकार से कुछ चल के या इस तरह का एक्ट किया जो आपको लगा कि आपके ऊपर किया जा रहा है। इसके बाद अव्यक्त ध्वनि, कोई महिला सड़क पर जा रही है, कुछ लोग उसे देखकर सीटी बजाने लग जाते हैं, तो इसे भी मानहानि माना जाएगा, छेड़छाड़ का मामला माना जाएगा। अब लिखित में ये कैसे हो सकता है? जैसे कोई फोटो, चित्र, फिल्म, कार्टून या कहीं कुछ लिखवा दिया या पुतला बना दिया या छपवा कर अखबार में, प्रेस में कुछ हमने छपवा दिया, तो उसे भी मानहानि के अंतर्गत ही माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपमान प्रतिवादी का ऐसा लिखित या मौखिक प्रकाशित कथन है जिससे कि वादी की समाज में सही सोच वाले व्यक्तियों के बीच में उपहास का पात्र बन जाए। तो कहने का मतलब क्या है? मानहानि किसे माना गया है? जो सार्वजनिक रूप से की जाती है और कहीं ना कहीं लोग उस चीज से आपका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो वो आपके बारे में क्या कह रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होती है, आपको लगता है कि यार इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी और अब मैं समाज में स्वतंत्र रूप से कैसे बात रख सकता हूं। अब आइए इसके बारे में देखते हैं आईपीसी क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या समझने योग्य शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा, दृश्यों के रूपांतरण के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की विशेष ख्याति को अपहानि हो, तो उसे मानहानि कहा जाता है। सरल शब्दों में समझ लीजिए, अपमानजनक कथन का प्रकाशन अपकृत्य के साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 परिभाषित किया गया है और 500 में इसकी सजा का प्रावधान है। मौखिक अपमानजनक कथन, अपवचन या लिखित या अपमानजनक कथन का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर प्रश्न यह बनता है कि अपवचन और अपलेख क्या है? सरल शब्दों में समझिए कि अगर आपने कोई कार्य बोलकर किया है तो वह अपवचन है, और अगर वही लिखित या स्थायी प्रकृति का है तो उसे अपलेख कहा जाएगा। अब यहां पे कुछ इसके मैंने अंतर बताए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। प्रकृति, अपमानजनक कथन अस्थायी होता है। मान लीजिए किसी ने किसी को गाली दी, उसने गाली दी और आपको सुनाई भी दी, कुछ और लोगों को भी सुनाई दी, तो वह स्थायी प्रकृति का है।
अब भी लोग अगर आगे जाकर लोगों को बताएं कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने उसको गाली दी है, तो हो सकता है उसका प्रसार हो, पर अगर देखा जाए तो यह बहुत देर काल तक सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भाई इस व्यक्ति ने गाली दी थी। जबकि लिखित कथन जो होता है, शब्द जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। मान लिए किसी ने कोई बोर्ड पर कुछ लिख दिया, किसी दीवार पर कुछ लिख दिया, अब आते जाते पता नहीं कितने लोग उसको पढ़ सकते हैं, जब तक कि उसको साफ ना कर दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस चीज की जानकारी प्राप्त कर ली हो। माध्यम मौखिक, यह मौखिक या सांकेतिक हो सकता है, जबकि लिखित जो होता है वो या तो लिखित होगा, छपा हुआ होगा, चित्र, मूर्ति या पुतले के रूप में हो सकता है। अब आते हैं स्थायित्व पे। अपवचन अस्थायी होता है, जबकि अपलेख जो होता है वो स्थायी होता है। प्रभाव, अपवचन कानों को संबोधित करता है, और जबकि अपलेखन जो होता है वो आंखों को संबोधित करता है, यानी उसको देखकर समझा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपवचन और अपलेख के मामले में भारतीय दंड संहिता अंग्रेजी कानून से कुछ अलग है। अब देखते हैं इंग्लैंड में क्या प्रावधान है। इंग्लैंड में अपवचन एक दीवानी अपकृत्य है और अपलेख एक अपराध है, यानी अगर किसी ने कोई बात बोलकर कही है तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। जबकि अपलेख अगर वो करता है तो क्षतिपूर्ति या दंड दोनों के प्रावधान है। अब भारत में क्या है इसके बारे में विचारधारा वो देखते हैं। अपवचन और अपलेख भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत अपराध माना गया है, यानी कि अगर कोई बात बोलकर कही जाए या लिखकर कही जाए, स्थायी हो या अस्थायी हो, उसे एक ही रूप में देखा जाता है भारत में। अब इसके बाद है दोषसिद्धि। इंग्लैंड में अपलेख स्वतः अनियोजित है, जबकि अपवचन के मामले में वादी को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु क्षति का नुकसान साबित करना होता है। यानी कि अगर किसी ने कोई बात लिख कर दी है तो उसका तो सबूत सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये इसने लिखा है, इसने मूर्ति बनाई है, इसने पुतला बनाया है और ये दृश्य है। पर अगर किसी ने कोई बात कही है और आप चाहते हैं कि इस पर आपको क्षतिपूर्ति मिले, तो आपको यहाँ पर ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये बात इसने कही है और किन लोगों के सामने कही है। जबकि भारत में अपकृत्य या अपलेख स्वतः अनियोजित है। अगर किसी ने कोई कार्य किया है और आपके पास इस चीज का कोई भी प्रूफ है, सबूत है, कुछ साक्षी हैं, तो ऐसे ही में दोनों दशाओं में ही उसको क्षतिपूर्ति या दंड दोनों का प्रावधान किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं इसी के आवश्यक तत्वों पर। अपमान या मानहानि के आवश्यक तत्व। नंबर 1, शब्द या कथन अपमानजनक होना चाहिए। जो शब्द आपके बारे में कहा गया है वो कहीं ना कहीं आपके मान, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला होना चाहिए। नंबर 2, अपमानजनक कथन वादी से संबंधित होना चाहिए और वादी को संबोधित होना चाहिए। यानी जो अपमानजनक शब्द है वो आप ही के लिए कहा जाना चाहिए या आपसे जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते दो व्यक्ति सड़क पर लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उन पर एक अलग सेक्शन बन जाएगा, पर उसे आपकी मानहानि नहीं कहा जा सकता कि भाई ये, क्योंकि आपको तो वो कुछ कह ही नहीं रहे। तो जो कथन है वो आपसे ही संबंधित होना चाहिए। अपमानजनक कथन प्रकाशित, अभिव्यक्त या सार्वजनिक होना चाहिए। कार्य ऐसा होना चाहिए जो समाज की दृष्टि में मानहानि रखता हो और सार्वजनिक रूप से आपको कहा गया हो। यानी कि अगर किसी ने आपको अकेले में कोई बात कही तो उसे प्रूफ करना आपके लिए कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपके पास सबूत या गवाह होना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। अब आते हैं इसके कुछ केसेस हैं, और नंबर 1 है जी रामधारा और फूलवती बाई। अच्छा, एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, तो इस केस को आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर लीजिए। तो जो राम धारा था, उसने फूलवती बाई के बीच में जो केस हुआ, इसमें एक विधवा पे उसकी जो पुत्र वधू है यानी कि उसकी बहू है, उसके मामा की रखेल कहा गया। तो ऐसे में उस महिला के लिए बड़ी अपमानजनक बात हुई, क्योंकि वह 40-45 साल की कम से कम महिला रही होगी, क्योंकि उसकी पुत्र वधू है। और ऐसे में अगर उसका चरित्र पे लांछन लगाया जाता है तो यह उसके लिए मानहानि माना जाएगा। केस नंबर 2, न्यू स्ट्रीट वॉस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अब यहां पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा गया, उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया गया। अब उस नाम के कई व्यक्ति वहां पर रहते थे,
तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भैया देखो, लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि ये मेरे ऊपर लिखा गया है। तो आपने यहां पर या तो पूरी डिटेल देनी चाहिए थी कि आप किसका नाम लेकर या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरी समाज में मानहानि हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक मिनट, सॉरी, अभी इसी का आगे केस चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये। महेंद्र राम और हरनंदन प्रसाद, मानहानि सार्वजनिक होनी चाहिए, व्यक्तिगत पत्र के रूप में मानहानि को स्वीकार नहीं किया जाता। मान लीजिए किसी ने आपको कोई चिट्ठी लिखी, उसमें आपसे रुपया वसूल करने के लिए उसने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो आप उसे मानहानि नहीं कह सकते, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से आपकी बेइज्जती या मानहानि नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो अपना धन वसूली के लिए कहीं ना कहीं कुछ अपना क्रोध जाहिर किया है। इसके बाद मैंने एक चार्ट आपको प्रदान किया है, जिसको आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मानहानि के वाद से बचाओ, कि अगर किसी ने आपके ऊपर मानहानि का आरोप लगा दिया है तो आप उससे कैसे बचाव प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है औचित्यपूर्ण या सत्य कथन। अगर आपने कोई सत्य बात कही है तो उस पर कोई भी व्यक्ति आप पे मानहानि का आरोप नहीं लगा सकता। नंबर 2 उचित और निष्पक्ष। अगर देखा जाए तो अखबार में, न्यूज़ चैनल पे अक्सर कुछ बातें कही जाती हैं, पर अगर वो उचित है और उनके पास कोई ना कोई एविडेंस है उसके लिए, और वो बिना किसी भेदभाव यानी बिना किसी पक्षपात के कही जा रही हैं, तो ऐसी चीज में न्यूज़ चैनल या अखबार के ऊपर मानहानि का वाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके बाद है विशेषाधिकार। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके न्याय हमारे संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले है पूर्ण विशेषाधिकार और दूसरा है सीमित विशेषाधिकार। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विशेष अधिकार। जो वैधानिक कार्रवाई है, जो हमारी पहले आते हैं विधायिकी कार्रवाई, यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो बहस होती है उसमें कई बार आपने देखा होगा सांसद, विधायक काफी कुछ बोल जाते हैं, पर उन पे मानहानि का दावा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विधानमंडल में जो हमारा प्रदेश सरकार की क्या कहते हैं जी, अपने विधायक होते हैं, विधायक मंडल होते हैं, कई बार वो भी अपने वाद विवाद के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो सामने वाले के लिए थोड़ी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, परंतु वह भी मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके बाद न्यायिक कार्यवाही। मान लीजिए एक वकील सामने वाले व्यक्ति गवाह से सत्य प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो कोर्ट उसे बीच बीच में रोक तो सकती है, उस पर ऑब्जेक्शन तो कर सकती है, परंतु उसे मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब इसके बाद आता है सीमित विशेषाधिकार। कर्तव्य की निहित या किसी हित के संरक्षण के लिए, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वो सड़क बना रहा है, या किसी अस्थायी चीज को सड़क से हटा रहा है, यानी कि अगर किसी ने कोई सड़क पे कब्जा कर रखा है और वह उसकी दुकान सामान को हटाता है, तो उसे मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग। जो ये अखबार के रिपोर्टर होते हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि इन्हें भी मानहानि के से बचाव के कुछ विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद औचित्यपूर्ण कथन, यानी कि कथन ऐसा होना चाहिए जो सत्य पर आधारित हो, तो उसे औचित्यपूर्ण या निष्पक्ष कथन कहा जा सकता है। इसके मैंने आपको कुछ केसेस दिए हैं जिसको आप नीचे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर किसी भी सत्य कथन के आधार पे आपने कोई बात रखी है तो उसे मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद इसी में आप और हेडिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उचित या निष्पक्ष टीकाकरण। अगर आपने किसी बिना द्वेष, बिना किसी भेदभाव के अपनी बात रखी है, जैसे कि पत्रकार या न्यूज़ चैनल से आशा रखी जाती है कि वह किसी बिना भेदभाव की अपनी बात रखेंगे, तो उन्हें भी मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, किसी भी कथन को कहने लिखने से पहले आवश्यक जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए। मानहानि के अंतर्गत वाद उत्पन्न हो सकता है तथा उसके कारणों तथा परिणामों का प्रभावी सिद्ध प्रतिवादी को ही माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपनी कोई भी बात रखना चाह रहे हैं तो आपके पास उस बात को कहने का उचित आधार होना आवश्यक होता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, वक्रोक्ति क्या है।
अब वक्रोक्ति एक बहुत ही अच्छा शब्द है, पहले इसको दिमाग में समझ लेते हैं। कई बार कुछ कथन ऐसे होते हैं जो देखने से लगता है कि तारीफ की जा रही है, परंतु अगर उनका सेंस को समझा जाए तो कहीं ना कहीं वो आपका उपहास उड़ाने के लिए रची जाती हैं। आइए अब देख लेते हैं इस बारे में हमारे नोट्स क्या कहते हैं। वक्रोक्ति ऐसा अपवचन या अपकथन जो कहते हैं तो प्रथम दृष्टि से प्रसंगात्मक यानी कि खुशी जाहिर करने वाला, परंतु यदि कथन के विद्यमान परिस्थितियों पर लागू किया जाए तो वह अपमानजनक लगता है या वास्तव में होता भी है। अर्थात कथनकर्ता की भाषा तो तारीफ लगती है, परंतु ऐसे कथन के पीछे दूसरे व्यक्ति का अपमान करना कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ए कहता है अब बी ने चप्पल चोरी करना छोड़ दिया। तो पहली दृष्टि में तो लगता है कि ए बी की तारीफ कर रहा है, परंतु अगर इसका सेंस देखा जाए तो बी ने अब चप्पल चोरी करना छोड़ दिया, इसका मतलब पहले तो चोरी करता ही था ना सर, तो कहीं ना कहीं बेइज्जती तो की जा रही है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आरंभिक अतिचार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शुरुआत में देखने में ठीक ठाक होते हैं पर बाद में दुष्टतापूर्ण पाए जाते हैं, और फिर यह माना जाता है कि कार्य करने वाले का तो प्रारंभ से ही दिमाग में गलत कार्य करने का ही उद्देश्य दिमाग में वो लेकर चल रहा था। आइए देखते हैं इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कानूनी अधिकार से प्रवेश करता है परंतु बाद में इस अधिकार का दुरुपयोग करता है और उसकी भूमि को अपना बना रहता है तो प्रारंभ से ही अतिचार कहलाएगा। ऐसी व्यक्ति का कृत्य प्रारंभ से ही अपकृत्य माना जाएगा, भले ही दुरुपयोग के समय उसका आचरण किसी निर्दोष ना रहा हो। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए, आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं। एक कोरियर बॉय आपके घर कोरियर देने के लिए आता है, आपके घर के बेल बजाता है, दरवाजा खुला था, अंदर आ गया, गैलरी उसने क्रॉस की, धीरे धीरे अंदर देखा, उसने देखा कोई व्यक्ति वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो उसने क्या किया, आपके बेडरूम में आ गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उसके मन में सद्भावना है, क्योंकि अगर उसके मन में सद्भावना होती तो वो गेट पर ही रुका रहता और घर के अंदर प्रवेश ही ना करता। घर में आया, चलो एक बार दरवाजा खुला, गेट खोल दिया, बात समझ में आई, पर घर के अंदर अगर वो आता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह सद्विश्वास या भले कार्य के लिए प्रवेश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक दुर्भावना तो उत्पन्न हो गई है और इसे ही आरंभिक अतिचार कहा जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमला क्या है। साधारण भाषा में जब हम किसी व्यक्ति पर कोई वस्तु फेंक देते हैं या उस पर कोई प्रहार कर देते हैं तो उसे हमला कहा जाता है, परंतु टॉट्स के अंतर्गत दोनों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप नीचे जो चित्र बनाए हैं मैंने बहुत ही सुंदर से, वैसे इतना सुंदर है नहीं पर आप मान लीजिए सुंदर हैं, तो पहले में एक हाथ का पंजा मैंने बनाया और वो मैं थप्पड़ दिखा रहा हूं तो हमला है, और अगर मैंने बी को वो मार दिया, देखिए छोटा सा बी बना रखा है, ठीक है ना, गौर से देखिए, एक ने अपना मुक्का बी पर मार दिया तो इसे प्रहार कहा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी व्यक्ति को मारने या डराने के उद्देश्य से उसे कुछ अपना शारीरिक अंग यानी कि अपना हाथ, ठीक है ना, आंखें दिखाते हैं या डंडा दिखा देते हैं, तो अभी आपने भले ही उसको मारा नहीं है तो वह हमले की श्रेणी में कहलाएगा, और जब आपने उसको मार दिया, अब तो भैया मार ही दिया, अब क्या कर सकते हैं, तो उसे प्रहार कहा जाएगा। आइए इस बारे में देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। हमला या आक्रमण का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर पर गैर कानूनी तरीके से हाथ छोड़ना या शरीर को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से प्रयत्न है। हमले के लिए वास्तविक संपर्क या चोट लगना अनिवार्य नहीं है, परंतु मात्र धमकी को भी हमले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब इस बात को समझिए, आपने कहा मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, यह धमकी है। आपने उसको मारने के लिए हाथ उठा दिया तो यह हमला है, और वह हाथ उसके गाल तक, उसके शरीर तक पहुंच गया तो उसे प्रहार कहा जाएगा। विनफील्ड के अनुसार प्रतिवादी का वह कथन हमला कहा जाएगा जो वादी के मन
में ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न करता है कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करने ही वाला है। यानी विनफील्ड कहते हैं कि जब सामने वाले को देखकर आपको लगे कि बस अब तो ये मुझे मारने ही वाला है और इसने अपनी तरफ से हाथ पैरों को चलाना या किसी यंत्र को चलाना प्रारंभ कर दिया है, तो उसे हमले की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके लिए केस है पर्सेल और हनी। हमला प्रहार से पूर्व की स्थिति है, मुक्के का प्रदर्शन करना हमला है और जबकि मुक्का वास्तव में मार देना प्रहार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यह है जी समपरिवर्तन। अब समपरिवर्तन क्या है? समपरिवर्तन के लिए पहले आप एक एग्जांपल को समझिए। जैसे कि मैंने नीचे केस दिया है रिचर्ड और एटकिंस के अनुसार। नाम थोड़े अजीब हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं और कहीं गलती हो जाए तो सॉरी, मैं पहले बोल देता हूं एडवांस में। तो शराब के पीपे से शराब निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। तो किसी व्यक्ति की शराब की बोतल या कोई ड्रम रखा था और एक शराबी ने उसमें से कुछ शराब निकाली और उसे लगा कि अब तो मालिक को पता लग जाएगा कि मैंने इसमें शराब निकाल ली है, तो उसने क्या करा, उतनी ही मात्रा में उसने पानी मिला दिया। अब पानी मिलाने से मात्रा तो बराबर हो गई, परंतु कहीं ना कहीं वो पूरी शराब अब खराब होनी शुरू हो जाएगी, वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे ही समपरिवर्तन कहा जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं। समपरिवर्तन से आशय, समपरिवर्तन जिसे वाणिज्यिक यानी कि अकाउंटेंसी व्यवसाय की भाषा में ट्रॉवर या टर्नओवर भी कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु का अनुचित रूप से परिवर्तन कर देना भूमि को धन के रूप में, जिससे कि वह व्यक्ति स्वामित्व से वंचित हो जाता है। यानी सरल शब्दों में समझिए, मान लीजिए हमने शराब में पानी मिला दिया, अब ना तो वो शराब रही ना पानी रहा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या होगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह से आपने किसी दूसरे व्यक्ति की कोई संपत्ति उठाई और जाके कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी उसे लेकर चला गया। अब वह व्यक्ति अपनी संपत्ति ढूंढ रहा है और हमने कहा भैया हमने तेरी संपत्ति बेच दी, ये ले, उसके बदले जो पैसे मिले हैं वो ले ले। तो वह व्यक्ति कह सकता है मैंने कब कहा था मेरी वस्तु बेचो, और मुझे तो इस धन की आवश्यकता ही नहीं है और मेरी वस्तु मुझे वापस चाहिए। तो इसे समपरिवर्तन कहा जाएगा। सावन के शब्दों में समपरिवर्तन जानबूझकर किया गया कार्य है। समपरिवर्तन जानबूझकर किया गया कार्य है जिससे किसी वस्तु में बिना वैधिक औचित्य के हस्तक्षेप किया जाता है। जो वस्तु आपकी है ही नहीं, जिस वस्तु को बेचने का आपको अधिकार है ही नहीं, और उसके आपने विक्रय कर दिया या उस धन के बदले कोई वस्तु खरीद लाए, तो इसे भी समपरिवर्तन कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं, लास्ट प्रश्न है आज हमारे नोट्स का ये, और अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों को याद करने के बाद आपको किसी भी और वीडियो या किसी भी और प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आइए अपने लास्ट प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है? प्रकृति, अपकृत्य एक दीवानी दोष है जबकि अपराध एक आपराधिक दोष है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अपकृत्य करने पर कहीं ना कहीं हर्जाना है, मुआवजा देना पड़ता है, जबकि अगर आप कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो हर्जाना और सजा दोनों का प्रावधान होता है। अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है और अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त पर अभियोजन चलाया जाता है। यानी अपकृत्य में कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद होता है, जबकि अगर आप कोई अपराध करते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपराध की मात्रा को कम करने के लिए दोषी पक्षकार को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और इस पर वाद चलाए और उसे युक्त सजा का भी प्रावधान करवाया जाए। इसके बाद निर्धारण, अपकृत्य का उपचार केवल अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाना है। अपकृत्य तब लाया जाता है जब आप कंपनसेशन, मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि अपराध जो होता है वो समाज के विरुद्ध दोषपूर्ण माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या अर्थदंड या दोनों के लिए प्रावधान किया गया है। इसके बाद अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष है। अपकृत्य आपने किसी व्यक्ति के साथ किया है, जबकि अपराध जो होता है वो पूरे समाज के लिए
दोषपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद काबिर। और आने वाली वीडियोस के लिए आप तैयार रहें, जल्दी आपको अगले पेपर यानी आईपीसी के वीडियोस भी इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।